हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर, अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने उस क्रम के माध्यम से जो कि हमारी मूलभूत विशेषता है, आगे बढ़ते हुए आपको याद कराना शुरू किया। आप सबको याद है कि पिछले साल मैं आपको 100 टॉपिक्स याद करा चुका हूं। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये उन 100 में और अधिक प्लस करने का दौर चल रहा है। मतलब 100 तो हम पहले ही पूरे कर चुके हैं, ये 100 के बाद की नंबरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नो बकवास क्लास को, जहां हम अपने क्षमताओं को और अधिक विकसित करते हुए एग्जाम में आने वाले ऐसे टॉपिक्स जो एक नंबर परमानेंट दिलाएंगे उन पर बात कर रहे हैं। सभी को आशा करता हूं कि याद करते हुए इस सीरीज को आप आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए शुरू करें भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए, याद करते हुए। आप सभी अपने अपने शिक्षकों को याद जरूर कर लें पढ़ने से पहले। हर पढ़ाई के दौर में आपको पहले अपने शिक्षक को याद करना चाहिए ताकि वह आपका सही मार्गदर्शन कर सके। चलिए अब शुरू करें इस नो बकवास क्लास को। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका नाम है पैसा अधिनियम। मैं पिछले अगर 10 पेपर उठाऊं जो एमपीपीएससी ने आयोजित किए तो उनमें से 9 पेपर में मुझे एक टॉपिक कॉमन दिखाई देगा जिसका नाम है पैसा अधिनियम। जनजाति की बात हो या बिना जनजाति का कोई चैप्टर हो, ये टॉपिक जरूर एग्जाम में आता है और आज मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं। आज हम पैसा अधिनियम 1996 की बात कर रहे हैं। मेरा इससे बोलते ही कुछ लोगों के मन में ये डाउट चला गया होगा कि सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि 2022 में 15 नवंबर को ये लागू हुआ था और आपने तो इसका नाम 1996 पढ़ा दिया। मैं सही पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपने जो फैक्ट्स हैं उन्हें थोड़ा मजबूत कर लें। ये एक्ट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरे जनजातीय क्षेत्र में लागू करने के लिए भूरिया समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में ही लागू किया गया था। और इसकी तारीख भी आपको रटनी है, इसका पहले फुल फॉर्म रट ले, स्टेप बाय स्टेप एक एक धारा याद कराऊंगा। आज कृष्णा सर ने आपको जो पेपर सॉल्व कराया उसमें भी इसका एक क्वेश्चन है। अब लगातार कोई भी रैंडम पेपर उठा लीजिए जो एमपीपीएससी ने आयोजित किया, वहां एक प्रश्न जरूर मिलेगा यहां से, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। मतलब पंचायती राज अधिनियम का जनजातीय क्षेत्र में एक्सटेंशन करने वाला अधिनियम, लागू से वहां तक विस्तारित करने वाला, एक्सटेंशन का हिंदी में मतलब होता है विस्तार अधिनियम। ये शब्द आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है? तो एग्जाम में तारीख भी पूछी गई है इसलिए रट करके रख लो, 24 दिसंबर 1996। क्या तारीख है? 24। फिर उसका उल्टा आधा करो 12 और फिर 12 में 8 का गुणा कर दो तो 96 आ जाता है। देखो कितना सिंपल तारीख है। 2 और 4, फिर 1 और 2, फिर 96। तो इस 2 का 4 में गुणा किया तो मतलब सब वही 2 के पहाड़े वाली संख्याएं हैं, 12, 96 सब एक जैसी। देखो अब क्रम से याद हो जाएगी, तारीख रटा जाएगी। ये आपको रट करके रखनी है। तारीख भी याद रखना, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली वो भी, और लागू कब हुआ। लागू कोई भी कानून कब होता है? जब वो हमारे राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो इसके लागू होने की जो तारीख है वो भी अपने दिमाग में याद रखो। खैर मध्य प्रदेश के लिए हमने तारीख रट रखी है 15 नवंबर 2022। तो ये मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ है, ये जरूर रट लेना। समिति कौन सी थी? भूरिया समिति थी। अनुच्छेद कौन सा था? 244 एक के तहत आने वाले 5वीं अनुसूची के क्षेत्र पर लागू होती है। शब्द रट लो, ये दो बातें हैं, 5वीं अनुसूची और आर्टिकल 244 के जो क्षेत्र है उस पर लागू होती है। फिर एग्जामिनर थोड़े ट्रप प्रश्न यहां से बनाता है। व्याप्ति एक शब्द है हिंदी में, व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब है उसका एरिया। 10 राज्यों में लागू होता है। मैं एक छोटे से कोड से आपको 10 के 10 राज्य याद करा रहा हूं
क्योंकि इस क्लास की मूलभूत पहचान ही कोडिंग है, इसलिए आप कोडिंग याद करें। 10 राज्यों के नाम हमें याद होने चाहिए। देखो, आते ही, ये एक शब्द है, आते ही, है ना। जब गम आते हैं हमारी जिंदगी में, तो आते ही गम ने ओछे लोगों को राम की याद दिला दी या राम से झगड़ा करवा दिया। होता है ना, जो बहुत कमजोर लोग होते हैं ना, जब उन पर कोई भी तकलीफ आती है तो भगवान को दोष देने लगते हैं। यही एक लाइन है, यही एक कोड है कि जब गम आते हैं, जब दुख आते हैं, तो आते ही गम ने ओछे लोगों को राम से झगड़ा करवा दिया। क्या बोल दिया मैंने कोड में? आते ही गम ने ओछे लोगों को राम से झगड़ा करवा दिया। देखो क्या कोड है। आते ही का अ से आंध्र प्रदेश और त से तेलंगाना और ह से हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य रट लो। गम मतलब गुजरात और महाराष्ट्र, ओछे मतलब ओडिशा और छत्तीसगढ़, राम मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश, और झगड़े से झारखंड। बहुत आसान कोड है, बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही कॉमन भाषा में आप तक मैंने पहुंचाया है। थोड़ी सी शिद्दत के साथ अगर आप इसे सुनेंगे, मेरे मुंह से भी सुन लेंगे ना, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। कितना सिंपल है और बड़ी व्यवहारिक बात भी है कि जब भी हम पर कोई दुख आता है तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं, हम भगवान को ओछा बताने या झगड़ने लगते हैं उनसे। तो देखो, ये पहचान है ओछे लोगों की। आते ही गमों के ओछे लोगों ने राम से झगड़ा कर लिया, बस इतना ही तो है। आते ही गमों के ओछे लोगों ने राम से झगड़ा कर लिया। तो आते ही गमों ने ओछे लोगों ने राम से झगड़ा कर लिया। एक भी शब्द मिस नहीं है ताकि कोडिंग रटना पड़े, रटने की जरूरत ही नहीं, बस ये शब्द याद रखो, फुल फॉर्म अपने आप हो जाएगा। अब आते हैं मध्य प्रदेश के विषय में। मध्य प्रदेश में ये एक्ट 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लागू करते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट है, आपका दिमाग कह रहा होगा कि यार भारत में ये 1996 में लागू हुआ और मध्य प्रदेश में ये 2022 में लागू हुआ, ये लॉजिक सर थोड़ा समझाओ हमें। मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, इसकी बात समझा देता हूं। देखो, जो राज्य सूची के विषय होते हैं या समवर्ती सूची के विषय होते हैं, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। केंद्र इन कानूनों को राज्यों पर थोप नहीं सकता कि नहीं कर ही सही, लेकिन केंद्र सरकार एक सीमा निर्धारित करता है कि आपको ऐसा ऐसा कुछ करना है। जैसे मध्य प्रदेश और भारत में अगर पंचायतों के लागू होने की तारीख हम देखें, मैं पैसा अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंचायतों की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जीएसटी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य फलाना है। ऐसे जो कानून होते हैं उसके लिए हर राज्य अपने लिए एक एक विशेष कानून बनाता है। जैसे हमारे देश में जीएसटी अधिनियम 2 हैं, दो नहीं बहुत हैं। केंद्र में एक अकेला जीएसटी अधिनियम है, केंद्रीय जो जीएसटी कहलाता है। हर राज्य का अपना अपना अपने नाम से एक कानून है। जैसे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, ऐसे ही मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम भी है। देश का जो पंचायती राज अधिनियम है उसका नाम है पंचायती राज अधिनियम 2022, जबकि मध्य प्रदेश का जो कानून है उसका नाम है पंचायती राज अधिनियम 1993। सॉरी, मैंने शब्द गलत बोल दिया, पंचायती राज अधिनियम 1992 ये देश का कानून है। मध्य प्रदेश का है पंचायती राज अधिनियम 1993। और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि 93 सही है, 92 सही है, कहीं कहीं तो 94 मिल जाता है। ये खोपड़ी खराब करने वाले विषय है, खोपड़ी खराब नहीं करनी है, बड़ी आसानी से समझो। केंद्र एक खाका तैयार करके सभी राज्यों को दे देता है कि आप इसके अंदर रहकर इन प्रावधानों का पालन करते हुए अपने खुद के लिए कानून बना लो और वो अपने राज्य में लागू कर लो। हमने पूरे भारत के लिए खाका तैयार करके लागू कर दिया है। इस तरीके का सिस्टम काम करता है। आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश में ये लागू होता है पंचायती राज अधिनियम या पैसा अधिनियम जिसे हम कह देते हैं 2022 में, और इसका नाम होता है मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नियम 2022। क्या नाम होता है इसका? नियम 2022। अब एग्जामिनर ने तो हद कर दी जब उसने पूछना शुरू किया यहां से इसके धाराओं के बारे में। आज मैं आपको इसकी जो सारी धाराएं हैं वो क्लियर कर दूंगा
खैर हम एक एक धारा रटेंगे नहीं, मैं खाका उसका आपके दिमाग में तैयार करूंगा ताकि आप एग्जाम में आंसर सही कर पाओ। देखो हमेशा किसी भी नियम की धारा 1 जो है उसके क्षेत्र के बारे में बताती है, धारा 2 परिभाषा के बारे में बताती है। ये रूल है, सब जगह पर यही सिस्टम लागू होता है। सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, कोई सा भी जीएसटी एक्ट हो या कोई दुनिया का कानून हो, उसकी धारा 1 उसके क्षेत्र या उसके नाम के बारे में बताएगी, 2 उसकी परिभाषाओं के बारे में बताएगी, फिर 3 उसकी शक्तियों के बारे में बताती है। ऐसी शुरुआत होती है। देखो पहली जो धारा है वो और 2 मतलब धारा 1 और धारा 2 ये हमें याद नहीं करनी है, लेकिन धारा 3 जो है वो धारा 3 इसकी ग्राम सभाओं का वर्णन करती है। प्रत्येक राजस्व ग्राम मतलब आप समझते हैं हमारे रिकॉर्ड्स में जो गांव है, और मंजरा और टोला की अपनी एक स्वतंत्र ग्राम सभा होगी। ये बात की जा रही है मध्य प्रदेश के जो 20 जिले हैं जहां पंचायत में या जहां जनजातीय निवास करती है उन क्षेत्रों की बात की जा रही है। जनजातीय क्षेत्र में विस्तार हुआ है पहले, बाकी क्षेत्रों में तो पहले से लागू था। फिर नियम 7 यूं कहता है कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। 3 तो याद हो गया आपको। अब आते हैं अध्यक्षता कौन करेगा। तो देखो सामान्य स्टूडेंट आंसर करता है कि इसकी अध्यक्षता गांव का सरपंच करेगा, और सामान्यतः करता भी है, लेकिन नहीं, पैसा अधिनियम में यह बात लिखी नहीं है। यहां क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित एक एसटी व्यक्ति की द्वारा की जाएगी। मतलब जब भी ग्राम सभा लगेगी, ग्राम सभा अपने में से एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को तुरंत एक अध्यक्ष चुन लेगी और वो व्यक्ति उस समय अध्यक्षता करेगा। हो सकता है अगली बार किसी और को चुन लिया जाए। अब देखो ये लाइन पर फोकस करना, सरपंच या पंच इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्या लिखा है, सरपंच या पंच इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये सब बातें धारा 1 से लेकर 7 तक वर्णित है। फिर जब अध्यक्षता होगी या कोई जो सभा है ग्राम सभा उसकी बैठक होगी तो उसके लिए कोरम की बात की गई है। हमारी लोकसभा या गांव जो विधानसभा है उसमें कोरम होता है 1/10 सदस्य, लेकिन यहाँ जो पैसा अधिनियम है उसमें कोरम की बात की गई 1/25 सदस्य। कुल सदस्यों का 25% या 100 सदस्यों से कम उपस्थित होने पर जो दोनों में से कम हो वो मान्य कर लिया जाएगा। मतलब या तो 100 सदस्य आ गए हो या फिर 25%। मान लो उस गांव में टोटल 500 सदस्य हैं जो गांव सभा में भाग लेंगे, तो उनका 25% मतलब 1/4 मतलब 125 और 100 इन दोनों में से जो कम है वो मान्य कर लिया जाएगा। तो ये आपको रट करके रखना है, एकदम दिमाग में सेट करके रखना है। कोरम आपको याद हो गया, गणपूर्ति शब्द का मतलब होता है। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, होना ही चाहिए। अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को। ये जो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी धाराएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं ग्राम सभा की विशेषताएं क्या होंगी। वो नियम 11 से 15 में लिखी हुई है। 4 बातें 4 विशेषताएं हैं। मैं धाराएं नहीं रटवा रहा हूं, लेकिन आपका दिमाग तैयार कर रहा हूं कि धारा 1 और 2 में वही नाम, और फिर 2 में विषय परिभाषाएं, 3 में ग्राम सभा का, 4 में 5 में ग्राम सभा का वर्णन है, 6 और 7 में जो है अध्यक्षता उपाध्यक्षता इनका वर्णन है, 11 से लेकर 15 तक जो है उसमें ग्राम सभा की विशेषताएं बताई गई हैं। और वहां लिखा हुआ है कि ग्राम सभा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए 8 स्थायी समितियों का निर्माण करेगी। ये सब बातें नियम 11 से 15 में दी गई है। जैसे कि बहुत सारी समितियां होती है, टोटल उनकी संख्या 8 हो सकती है, कभी कभी 5 कभी कभी 6 होती है इनकी संख्या। टोटल 8 समितियां हो सकती हैं। पहली समिति शांति समिति, न्याय समिति, संसाधन नियंत्रण समिति, निगरानी समिति, ऐसी समितियों के निर्माण वो जनजाति की जो पंचायत है वहां की ग्राम सभा करती है। याद रखना, ग्राम सभा। अगला, जमीन का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, ये नियम 16 से 20 में दिया गया है। कहां से कहां तक, 16 से 20 में दी गई है बातें भूमि का संरक्षण करने की। तो देखो क्या लिखा है अंदर, अवैध हस्तांतरण पर रोक,
ये धारा 16 में है। यदि किसी जनजातीय व्यक्ति की भूमि का अवैध हस्तांतरण हुआ है तो ग्राम सभा उसे वापस दिलाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। रट करके रख लो। फिर इसी में भूमि अधिग्रहण है कि जब भी सरकार को सरकारी कार्यों, प्राइवेट कार्यों, औद्योगिक कार्यों, विकास कार्यों, किसी भी कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करना होगा और वो भूमि अधिग्रहण पंचायत ऐसी जो पैसा अधिनियम में जनजातीय पंचायत नामित है उससे अगर भूमि का अधिग्रहण करना है तो शासन द्वारा अधिग्रहण हेतु ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। पूर्व सहमति के बिना किसी भी भूमि का या किसी जनजातीय व्यक्ति की भूमि का सरकारी कार्य, प्राइवेट कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए हस्तांतरण नहीं हो सकता। अब देखो यहां लिखा है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का वर्णन है नियम 21, 22 और 23 में। क्या बातें कह रहा है ये नियम? ग्राम सभा के क्षेत्र में आने वाले 100 एकड़ तक के जितने भी कुएं, कुंडी, तालाब, जल निकाय हैं उनका प्रबंधन और वहां पर मछली पालन करना ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्राम सभा उसका नियमन, नियंत्रण, निर्देशन करेगी। ये लिखा हुआ है धारा 21 से लेकर 23 में। धारा मतलब नियम, यहाँ नियम शब्द यूज हो रहा है। अगले पॉइंट पर आते हैं। वनों का प्रबंधन नियम 24 से 26, 24, 25, 26 में वन प्रबंधन है। 21, 22, 23 में जल प्रबंधन है। ध्यान से सुनना। वन उपज या लघु वन उपज के पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को होंगे और ग्राम सभा अपनी इच्छा से, अपनी शर्तों के अनुसार उसका जो है संग्रहण, इवन जो तेंदुपत्ता है उसका संग्रहण करना है, नहीं करना है, कैसा करना है, इसका निर्धारण भी वो पंचायत ही करेगी। देखो मैंने क्या कहा, 21, 22 और 23 में है जल प्रबंधन, फिर 24, 25 और 26 में है वन प्रबंधन। उसके बाद आता है 27, 28। तो 27 और 28 में है खनिज प्रबंधन, खनिज पर नियंत्रण। नियम 27 कहता है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना खनन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का खनन, पत्थर हो, किसी भी चीज का खनन हो, वो ग्राम सभा की मर्जी के बिना नहीं किया जा सकता। रट करके रख लो। 27 हो गया। अब 28 से लेकर 32 तक के जो 4 नियम हैं वो गांव में चीजों पर रोक लगाने के लिए है। 28 जैसे कि नशे पर रोक लगाने के लिए है। 29 बिना अनुमति के शराब की दुकान या शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाता है, वो पढ़ लो आप। देखो नशाबंदी और सामाजिक नियंत्रण की बातें करते हैं ये 4 नियम 28 से 32 तक के। शराब दुकानें खोलने की अनुमति ग्राम सभा से लेनी होगी। फिर साहूकारी मतलब ब्याज पर पैसे देने की भी जो परमिशन है वो ग्राम सभा से लेनी होगी, उसके बिना आप नहीं खोल सकते। अब देखो मैं इसे सरल करके बताता हूं। इसकी धाराएं टोटल कितनी है? 32 तक हमें याद करनी है। धारा 1 जो है, धारा 1 जो है उसका नाम उसका क्षेत्र बताती है। धारा 2 जो है उसकी परिभाषाओं का वर्णन करती है। अब याद रखना 3 से लेकर 5 तक जो है वो ग्राम सभा की बातें की गई है। ग्राम सभा की बातें की गई है कि ग्राम सभा कैसी होगी, कौन कौन होगा, ये सब वर्णन है उसमें। फिर 7 से लेकर 8, 10 तक की जो बातें हैं, 7, 8 में जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता कैसी की जाएगी। फिर 9, 10 में उसकी बातें हैं। 7 से लेकर 11 कर देता हूं, यहाँ सब उसकी अध्यक्षता, उसका कोरम, इन सब बातों का वर्णन है। 11 से लेकर के 15 तक जो है वो ग्राम सभा की विशेषताएं बताई गई हैं या ग्राम सभा की जो समितियां होती हैं उनका वर्णन किया गया है। याद रखना इसमें 8 समितियों का वर्णन है, सबने रट लिया है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। 21, 22 और 23 इन 3 धाराओं में जल प्रबंधन की बात की गई है। फिर 24, 25 और 26, 24, 25 और 26 में वन प्रबंधन की बात की गई है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 27 जो है उसमें खनिज प्रबंधन की बात की गई है। और 28 से लेकर 32 तक के जो 4 धाराएं हैं उसमें नियंत्रण की बात की गई है
कि पंचायत जो है वो किस किस चीज पर नियंत्रण रखेगी, जैसे शराब पर, जैसे किसी व्यवसाय पर, जैसे किसी साहूकारी जैसी प्रथा पर, इन सब के नियंत्रण की बात 28 से 32 में की गई है। तो ये जो शॉर्टकट में मैंने आपको 5-7 बातों में धाराएं याद करा दी है, ये आपको रट करके रखनी है। गलती से भी यूं मत कर लेना कि मैं 1 में क्या है, 2 में, 3 में, 4 में, 7, 8, 9, 10 ऐसे 32 तक का रटूं, क्योंकि फिर ऐसे तो आपको वन प्रबंधन अधिनियम पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे कानून पढ़ने होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज के क्लास में आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने ये नहीं कहा कि आप कमेंट करो, क्योंकि मेरे कहने पे भी कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है। जिन्हें करना है वो ऑलवेज करते हैं, और जिन्हें नहीं करना है वो कहने के बाद भी नहीं करते हैं। यहाँ अधिकांश स्टूडेंट चाहते हैं कि आप ये दे दो, वो दे दो, ये करा दो, वो करा दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। खैर, ये आपकी विशेषता हो सकती है, ये आपके गुण हो सकते हैं। मेरा गुण यह है कि जब मेरे स्टूडेंट्स को मेरी जरूरत है तो मैं उनके लिए उपलब्ध हो जाऊं और उन्हें याद कराऊं क्रम से, जो कि मैं करना शुरू कर चुका हूं। और मैं अपनी इस क्रमबद्धता, अपनी इस प्रतिबद्धता को नहीं तोड़ूंगा। चलिए, अब मैं विदा ले रहा हूं आप सबसे। आज की जो क्लास है पैसा अधिनियम, ये एग्जाम में 1 नंबर जरूर दिलाएगी। याद रखना, 2 तारीखें याद रखनी है। 24/12/1996 जब भारत के राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए, और 15 नवंबर 2022 जब मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ। ये दोनों याद रख लो। ये टोटल 10 राज्य में लागू होती है। उसका कोड मैंने आपको याद कराया है, अच्छे से आप रट लेना, दिमाग में इसको सेट कर लेना। अब मैं विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। याद रखो, 100 क्लासेस में पहले ही पिछली एमपीपीएससी के टाइम याद करा चुका हूं, वो रिकॉर्डेड है आप सबके पास। उसके अलावा अपने ज्ञान कोश में इन्हें जोड़ते जाएं, एक एक क्लास को। एग्जाम तक 40-50 टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका एग्जाम में सिलेक्शन गारंटी होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस आप इन्हें कंठस्थ करके एग्जाम में चले आना। थैंक यू। भारत माता की जय। और मैं विदा लेता हूं। सब लोग स्वस्थ रहें और बार बार रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।